जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ और यह कथा नहीं है, एक वास्तविक घटना है। इसमें हम देखेंगे कि राग रागनियों का और संगीत का मानव मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और जो इनके जानकार होते हैं उनमें कितना दीवानापन होता है। तो मित्रों, पुराने समय की बात है। उस समय न बिजली थी, न टीवी था, न मोबाइल था, न यातायात के साधन थे और न ही सड़कें थी। ठाकुरों का राज चलता था। किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में एक गांव में दो गायक रहते थे। एक हारमोनियम बजाता, दूसरा ढोलक बजाता और दोनों गांव-गांव में घूमकर अपनी संगीत विद्या से ही कमाकर खाते थे। एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल ही यात्रा करते थे। जाति से ढाडी थे और इस जाति को पुश्तैनी रूप से ही ये व्यवसाय मिला है संगीत साधना का। तो एक दिन वो दोनों गायक एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। शाम का समय था। गांव में भी एक गांव से दूसरे गांव की दूरी उस समय ज़्यादा हुआ करती थी। बीच में ढाणियाँ वगैरह भी नहीं होती थी। एक गांव से जब वो रवाना होकर अगले गांव में पहुंचे तो चलते चलते उनको रात हो गई। गर्मियों की रात थी, चांदनी रात थी। गांव में जब पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। उन दोनों ढाडियों ने विचार किया कि अनजाना गांव है, अनजाने लोग हैं, रात्रि के 10 बज गए हैं। इस समय हम किसको जाकर के जगाएंगे, किससे भोजन और जगह मांगेंगे, कहीं लोग चोर उचक्का न समझ ले। यह सोचकर उन्होंने रात बिताने के लिए गांव के पास ही एक रेत का ऊंचा टीला था, उसको अपना आश्रय बनाया। दोनों ने वहां बैठ करके गपशप करना शुरू किया, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे थे। दोनों व्यक्ति भूखे थे, कब तक बातें करते, और नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना समय पास करने के लिए संगीत का ही सहारा ढूंढा। एक ने हारमोनियम पर राग छेड़ा, दूसरे ने ढोलक से उसका साथ दिया और दोनों ने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। गांव में लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि लाइट वगैरह नहीं होती थी। शाम के समय मंदिरों में आरती होने के बाद लोग रात्रि का खाना खाते और उसके बाद सो जाया करते थे। पंखे, कूलर, एसी वगैरह नहीं थे, इसलिए अधिकतर लोग गर्मियों में खुले आसमान के नीचे बाहर ही सो जाया करते थे। तो मित्रों, उन दोनों ढाडियों ने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया और ढाडियों में यह गुण वंशानुगत रूप से ही होता है कि वो ऊंची आवाज में गाते हैं। तो रात का समय था, ठंडी रात थी और उन्होंने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। गाते गाते रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद में सोरठ का समय हो जाता है। सोरठ एक बड़ी ही मीठी और मार्मिक राग होती है। राग सोरठ के लिए कहा जाता है कि सोरठ तब ही गाइए जब सोपो पड़ जाए, चात्रक हो तो उठ जगह, मूर्ख सुन सो जाए। तो मित्रों, उस गांव में 3 व्यक्ति चात्रक थे, यानी राग रागनियों के और संगीत के पार की थे। एक था उस गांव का ठाकुर, जो कि अपने गढ़ में खाट डालकर बाहर ही सो रहा था। नीचे धोती बांध रखी थी, ऊपर से शरीर नंगा था। जब ठाकुर साहब के कान में सोरठ के स्वर पहुंचे तो वो नींद से जाग गए। विचार करने लगे कि हमारे गांव में ऐसे मधुर गायक कौन हैं जो इतनी अच्छी आवाज में रात्रि को गा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इधर उधर देखा। पास में उनकी घोड़ी बंधी हुई थी। उन्होंने घोड़ी को खोला, उस पर सवार हुए और तुरंत ही उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गए। उसी गांव में एक शेठ था, वह भी संगीत का पारखी था और गर्मियों की रात में वह भी खुले आसमान के नीचे बाहर ही सो रहा था। उसके कानों में भी सोरठ के स्वर पहुंचे। वह भी जाग गया और विचार किया कि इतनी रात को कौन गा रहा है, चलो देखते हैं। वह भी उस राह की दिशा में पैदल ही रवाना हो गया। तीसरा व्यक्ति था उस गांव का नाई, जो कि ठाकुर साहब की सेवा में ही रहा करता था। वह भी उठा और आवाज की दिशा में रवाना हो गया। इस तरह से उस गांव के 3 व्यक्ति उस टीले की ओर आगे बढ़े
और लगभग एक ही समय वहां पर पहुंचे। तीनों पहुंचकर चुपचाप उनके पास बैठ गए। दोनों ढाडी बड़ी तन्मयता से राग सोरठ गा रहे थे। जब उनकी रचना पूरी हुई तो उन्होंने गाना बंद कर दिया। सामने देखा कि 3 श्रोता बैठे हुए हैं जो बड़ी तन्मयता से उनका भजन या उनकी जो रचना थी उसको सुन रहे हैं। ठाकुर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा, वाह, बहुत सुंदर गाते हो तुम, और सुनाओ। तो उन गायकों ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम, भूखे पेट नहीं गाया जाता, हमें भूख लगी है। ठाकुर साहब ने नाई को आदेश दिया कि बाजार में जाओ और फलाने हलवाई की दुकान पर उसका ताला तोड़कर और अंदर जो भी खाने पीने का सामान मिले, मिठाई आदि मिले, वो लेकर आ जाओ। मैं हलवाई को सुबह गढ़ में बुलाकर उसका जो भी भुगतान होगा वो कर दूंगा। ठाकुर साहब का शासन चलता था गांव में और ठाकुर साहब का आदेश मिल गया। नाई एक हट्टा कट्टा और जवान व्यक्ति था। उसने कहा, ठीक है हुकुम। वह बाजार में गया और हलवाई की दुकान का जो गेट था उसको अपनी ताकत से एक तरफ करके अंदर घुस गया और अंदर लड्डू और पेड़े, नमकीन आदि के थाल भरे हुए थे, उठाकर उस टीले पर वापस आ गया। वापस जाकर वह एक पानी का घड़ा भी ले आया। दोनों गायकों ने भरपेट मिठाई खाई, नमकीन खाई, उसके बाद ठंडा पानी पिया। काया तृप्त हो गई और उसके बाद उन्होंने फिर गाना शुरू किया। तीनों श्रोता बड़े मंत्रमुग्ध होकर उनकी गायकी को सुन रहे थे। बीच बीच में उनका प्रोत्साहन भी कर रहे थे, वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब कहकर। करते करते भोर का समय हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हुकुम, अब भोर हो गई है, हम अपना गाना बंद करते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे गायक हो, बहुत अच्छे कलाकार हो और तुम्हारी कला का मैं सम्मान करता हूँ। ठाकुर साहब के पास बख्शिश देने के लिए, उन गायकों को पुरस्कार देने के लिए कुछ नहीं था। वो जिस घोड़ी पर बैठकर आए वो घोड़ी उनको इनाम में दे दी। शेठ जी ने सोचा कि मैं भी गांव का शेठ हूं और इन गायकों की गायकी मैंने भी सुनी है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं भी अपनी तरफ से कुछ दूं। तो शेठ जी खूंटी पर से अपना कुर्ता उतार कर पहन कर आए थे। जब वहां आए उन्होंने अपने कुर्ते की जेबें टटोली। एक कुर्ते की जेब में शेठानी का हार था, क्योंकि जब रात को शेठ जी ने कुर्ता उतार कर खूंटी पर टका, शेठानी भी सोने से पहले अपना हार उतार कर यहाँ वहाँ रख दिया करती थी। उसने सोचा कि सुबह उठकर वापस पहन लूंगी, क्योंकि रात को हार चुभता है। वो शेठ जी के कुर्ते की जेब में रख दिया सुरक्षा के हिसाब से, भाई सुरक्षित भी रहेगा, सुबह उठकर वापस पहन लूंगी। तो शेठ जी ने अपने कुर्ते की जेबें टटोली तो शेठानी का हार निकला। उन्होंने उसी समय वो हार उन गायकों को इनाम में दे दिया। तो इस तरह से उन गायकों को पुरस्कृत करके और वो वापस अपने घर आ गए। तो मित्रों, ये पुराने समय की बात है। उस समय राग रागनियों के गायक भी थे और उनकी कद्र करने वाले लोग भी थे। तो आज की जब गायकी देखते हैं जागरण वगैरह में, भजन संध्या में, तो देखते हैं कि खाली चीख चिल्लाहट ज़्यादा होती है। जो वास्तविक रागे हैं और जो उनका मर्म है वो कहीं खो गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।